प्रहार मेंस वाला भारतीय समाज। विषय वस्तु में भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं और वैविध्य, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या और मुद्दे, शहरीकरण, समस्या और समाधान, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, स्वास्थ्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य और उभरती हुई प्रौद्योगिकी एवं भारतीय समाज। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता और वैविध्य। भारत मानव जाति का पालन करता है। भारत मानव जाति का पालना है, ऐसा किसने कहा है? मार्क ट्वेन ने कहा है कि भारत मानव जाति का पालना है। भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुवैचारिक संरचनाओं का एक भव्य संश्लेषण है जो वसुधैव कुटुंबकम के विचार से निर्मित होता है। R.M. मैकइवर ने भारतीय समाज को सामाजिक संबंधों का एक ऐसा जाल बताया जो हमेशा बदलता रहता है, जहां एक व्यक्ति इसकी मूलिकाएं निर्मित करता है। भारतीय समाज की विशेषता में सांस्कृतिक विविधता। भारत की सीमा के भीतर बहुभाषी, बहुजनजातीय समूह का सह-अस्तित्व है। जैसे देश भर में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। समायोजनकारी समाज। भारत ने अपने इतिहास में कई आक्रमणों का सामना किया है। हालांकि दूसरों को समायोजित करते हुए उसने कभी अपना आकर्षण नहीं खोया है। पितृसत्ता और लैंगिक भूमिका। भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें अलग अलग लैंगिक भूमिकाएं और अपेक्षाएं हैं। हालांकि लैंगिक असमानता और महिलाओं के लिए चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। धर्मों का सह-अस्तित्व। भारत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म सहित विभिन्न धर्मों का जन्म स्थान है जो समाज में सहिष्णुता और सम्मान का उपदेश देता है। आध्यात्मिक समाज। धर्म और आध्यात्मिकता कई भारतीयों के जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जो उनके मूल्यों, अनुष्ठानों और दैनिक प्रथाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे राफेल की शस्त्र पूजा। व्यक्तिवाद और सामूहिकता का सह-अस्तित्व। व्यक्तिवाद मानवीय स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता पर जोर देता है, जबकि सामूहिकता समूह को प्राथमिकता देता है। उदाहरण के लिए धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों को प्रस्तावना में निहित है। जाति व्यवस्था। सामाजिक पदानुक्रम संरचना जो भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह लोगों को जन्म, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग करती है। इसका प्रभाव आज भी आधुनिक भारतीय समाज में बना हुआ है। संयुक्त परिवार प्रणाली। एक छत के नीचे कई पीढ़ियों का सह-अस्तित्व भारत की पारंपरिक विशेषता रही है। समाजशास्त्री A.M. शाह के अनुसार आधुनिक भारतीय समाज में परिवार के भीतर संप्रभुता अभी भी प्रयासरत है। पारिवारिक मूल्य। भारतीय समाज में वृद्धों के सम्मान पर बहुत जोर दिया जाता है। वृद्धों को ज्ञान और अनुभव का स्रोत माना जाता है, जिनकी सलाह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तथा उनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण पारिवारिक मूल्य है। सामाजिक संस्थाएं समाज की वह संरचना है जो व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार को निर्देशित करते हैं और उनका स्वरूप तय करती हैं तथा समाज के निर्माण और उसे बनाए रखने में सहायता करती हैं। सामाजिक संस्थाओं में नातेदारी, परिवार, विवाह, शैक्षिक संस्थाएं आदि शामिल हैं। ये सामाजिक व्यक्तियों को संचालित और नियंत्रित करते हैं। नातेदारी एक सामाजिक जाल है जो परिभाषित करता है कि एक व्यक्ति दूसरे से रक्त, विवाह या अनुकूलन के माध्यम से कैसे संबंधित है। नातेदारी एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है जो व्यक्तियों के समाजीकरण
और समूह एकजुटता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विवाह एक सामाजिक संस्था है जो पुरुष और महिलाओं की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह एक सामाजिक रूप में स्वीकृत और रीति रिवाज और कानून द्वारा क्रियान्वित की जाती है। यह भारत में एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। विवाह के प्रकार क्या हैं? शामिल भागीदारों की संख्या के आधार पर एकल विवाह, एक निश्चित समय में एक पुरुष या एक महिला, केवल एक ही महिला या पुरुष से विवाहित रहती है। एक विवाह के दो प्रकार हैं, जिसमें श्रृंखलाबद्ध एकल विवाह प्रथा, तलाक या पहले पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह। एक समय में केवल एक पति या पत्नी, सीधे ऋजु एकल संगमन प्रथा, पुनर्विवाह की अनुमति नहीं होती। इसमें बहुविवाह प्रथा, एक समय में एक से अधिक जीवन साथी होना। बहु विवाह के दो प्रकार हैं, इसमें बहुपत्नी विवाह, एक पुरुष एक समय में एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता है। ये भारत की बैगा और गोंडा जनजाति में मौजूद है। बहुपति विवाह, एक महिला एक ही समय में कई पुरुषों से विवाह करती है। यह आज भी टोडा, कोटा, खासा और लद्दाखी बोटा सहित भारतीय जनजातियों में प्रचलित है। जीवन साथी के चयन के आधार पर अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह एक ही जाति, उपजाति, जनजाति के भीतर विवाह। उदाहरण के लिए भारतीय अरेंज मैरिज जातिगत अंतर्विवाह पर आधारित है। बहिर्विवाह अपने नातेदारी समूह से बाहर विवाह। उदाहरण के लिए भारत में गोत्र बहिर्विवाह प्रथा है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने गोत्र के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है। विवाह के समकालीन प्रकार क्या हैं? सहचर्य विवाह। विवाह सहचर्य की आवश्यकता पर आधारित होता है। खुला विवाह वह विवाह जिसमें दोनों साथी इस बात पर सहमत होते हैं कि विवाहेतर संबंध रखना स्वीकार्य है और इसे नैतिक रूप में गलत नहीं माना जाएगा। विवाह प्रणाली में संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन। विवाह प्रणाली संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन। विवाह की बढ़ती उम्र, शिक्षा और करियर पर अधिक ध्यान देने के कारण पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की उम्र बढ़ गई है। लोग विवाह बंधन में बंधने से पूर्व करियर विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्वरूप में परिवर्तन, बहुविवाह, बहुपत्नीत्व जैसे विवाह के पारंपरिक स्वरूप भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। समकालीन विवाह में विवाह के बदलते स्वरूप में विवाह के प्रकार में बदलाव। समकालीन भारत में विवाह तेजी से प्रेम या अर्धव्यवस्थित प्रारूपों पर आधारित होते हैं। पहले से समय के विपरीत जब व्यवस्थित विवाह प्रमुख थे। जीवन साथी के चयन संबंधी परिवर्तन मानदंड। आज जीवन साथी के चयन में जाति, धर्म, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर पारंपरिक जोर के स्थान पर अनुकूलता, शिक्षा, करियर पर जोर दिया जाता है। परिवार की भूमिका में बदलाव। परिवार की भूमिका वैवाहिक निर्णयों पर पूर्ण नियंत्रण से बदलकर अधिक परामर्श और सहायक दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हो गई है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में लिव इन रिलेशनशिप की बढ़ती स्वीकार्यता। लिव इन रिलेशनशिप जिसे कभी वर्जित और कानूनी रूप से अपरिचित माना जाता था, अब स्वीकार्यता प्राप्त है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षित है। समलैंगिक संबंधों को कानूनी और सामाजिक बदलाव। समलैंगिक संबंध जिन्हें पहले धारा 377 के तहत अपराध माना जाता था, 2018 में अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिए गए हैं। हालांकि समलैंगिक विवाह को अभी भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। एकल जीवन में वृद्धि। विवाह को अब सार्वभौमिक या अनिवार्य नहीं माना जाता है। शहरी व्यक्तियों की बढ़ती संख्या अपनी इच्छा से एकल रहना चुनती है, जो अनिवार्य विवाह के पारंपरिक मानदंड को चुनौती देती है। विवाह में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। समकालीन विवाहों में महिलाओं को अपने जीवन साथी को चुनने, तलाक लेने और करियर संबंधी में निर्णय की स्वायत्तता प्राप्त है, जबकि पहले वे केवल अधीनस्थ भूमिका में रहती थीं। महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन। महिलाओं
अब अपने जीवन साथी के चयन और अन्य निर्णय प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। वे पारंपरिक लैंगिक अपेक्षाओं को चुनौती दे रही हैं। कर्तव्य की बजाय साथी का होना, विवाह अब मात्र कर्तव्य के बजाय जीवन पर साथ निभाने पर आधारित हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता। सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप की संस्था को वैधानिक मान्यता दे दी है, जिसके तहत वांछित युगल सामाजिक रूप से स्वीकृत विवाह अनुष्ठानों के बिना एक साथ रह सकते हैं। प्रेम विवाह की स्वीकार्यता। प्रेम विवाह के प्रचलन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह रोमांस, व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत पसंद की बदलती धाराओं को दर्शाता है। पहले की तुलना में अधिक गतिशील, तलाक से जुड़े कलंक और वर्जनाएं काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। विधायी, शैक्षिक, तकनीकी प्रगति के साथ विवाह अधिक गतिशील हो गया है। पारंपरिक मूल्य अभी भी कायम है। बदलते समाज के साथ भी विवाह से संबंधित पारंपरिक मूल्य अभी भी कायम है। जैसे विदेशों में बसे भारतीय पृष्ठभूमि वाले परिवारों के बीच अरेंज मैरिज की व्यवस्था, इंडिया मैच मेकिंग सीरीज। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना। वैवाहिक अधिकार विवाह द्वारा सृजित अधिकार हैं, अर्थात पति या पत्नी का दूसरे जीवन साथी के साथ रहने का अधिकार। विवाह, तलाक आदि संबंधित व्यक्तिगत कानूनों तथा जीवन साथी को भरण पोषण और गुजारा भत्ता देने संबंधी आपराधिक कानूनों को न्यायालय मान्यता देता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों को एक पहलू सहवास का अधिकार को मान्यता देती है तथा पति या पत्नी को इस अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान कर इसकी रक्षा करती है। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना क्या है? परिभाषा। वैवाहिक अधिकारों को पुनर्स्थापना से तात्पर्य दंपति द्वारा पहले प्राप्त वैवाहिक सहचर्य और दायित्वों के पुनर्स्थापन करने से है। इसका उद्देश्य विवाह की पवित्रता को बनाए रखना और सहवास को प्रोत्साहन करना है। वैवाहिक अधिकार की उत्पत्ति। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की अवधारणा अब हिंदू पर्सनल लॉ में संहिताबद्ध है, लेकिन इसकी उत्पत्ति औपनिवेशिक है जो चर्च संबंधी कानूनों में निहित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ तलाक अधिनियम 1869 में इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं जो ईसाई पारिवारिक कानून को नियंत्रित करता है। कानूनी प्रावधान। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 द्वारा शासित है। यदि किसी पत्नी या पति ने बिना किसी उचित कारण से अपने समाज से दूरी बना ली है तो पीड़ित पति या पत्नी न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय की भूमिका। न्यायालय दावे की सत्यता का आकलन करता है और क्षतिपूर्ति का आदेश जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि कोई कानूनी बाधा ना हो। भारत में अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह। अंतर्जातीय विवाह एक ही धर्म के विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के बीच विवाह है। अंतर्जातीय एक ही धर्म में विभिन्न जातियों के बीच विवाह है। अंतरधार्मिक विवाह विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि संबंधित भागीदारों के बीच विवाह है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल विवाहों में अंतरधार्मिक विवाहों का हिस्सा केवल 2.1% है, जबकि अंतर्जातीय विवाह लगभग 10% है। अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि प्रेरित करने वाले कारक में शहरीकरण और आधुनिकीकरण। शहरी केंद्रों जैसे मुंबई, बेंगलुरु में इसका प्रचलन अधिक है। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार यह 20% तक है। शिक्षा प्राप्ति। शिक्षित युवक और उसके परिवार अधिक प्रगतिशील हैं। उदाहरण के लिए कपाड़िया के अध्ययन में पाया गया कि 51% स्नातक माता पिता अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। विशेषकर महिलाओं के बीच वित्तीय स्वायत्तता जातिगत विचारों से इतर विकल्प चुनने की अनुमति देती है। सामाजिक संबंधों का विस्तार। पंजाब जैसे राज्य में जहां हरित क्रांति के बाद समृद्धि बढ़ी है, 22.36% अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। पारिवारिक प्रथाओं में बदलाव। परिवारों में जातिगत समीकरण की तुलना में आर्थिक स्थिरता और अनुकूलता को प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक आर्थिक समानता के बावजूद अंतर
अंतर धार्मिक विवाह में बाधाएं क्या हैं, चुनौतियां हैं कि सुदृढ़ धार्मिक पहचान, इसका प्रभाव विभिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न रीति रिवाज की कायम, जातिगत मतभेद की तुलना में एकीकरण अधिक कठिन हो जाता है। सामुदायिक और सामाजिक दबाव, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अंतर धार्मिक विवाहों में सम्मान धार्मिक हिंसा की घटनाएं अधिक हैं, ऑनर किलिंग जिसे कहते हैं। सांस्कृतिक असंगति, गहरी जड़ें जमाए धार्मिक रीति रिवाज पारिवारिक और सामाजिक स्वीकृति को जटिल बना देते हैं। कमजोर समर्थन प्रणाली, अंतर्जातीय विवाह के विपरीत अंतरधार्मिक दंपति को मुख्य धारा का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। ऐतिहासिक सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक समुदायों के बीच पिछले संघर्षों के कारण लगातार अविश्वास और प्रतिरोध बढ़ता रहा है। कानूनी बाधाएं, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अनिवार्य पंजीकरण से गोपनीयता संबंधित चिंताएं हैं, सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होते हैं। धर्म परिवर्तन का भय, प्रतिरोध आस्था की पहचान संबंधी चिंता से उत्पन्न होता है, जो लव जिहाद जैसे विवादों से और तीव्र हो जाता है। जागरूकता, शिक्षा, सामुदायिक संवाद को बढ़ावा देना, पूर्वाग्रह को कम करने और अंतर्जातीय अंतरधार्मिक विवाहों को स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत पसंद और आपसी सम्मान की ओर सामाजिक दृष्टिकोण के स्थानांतरित करके भारत व्यक्तिगत संबंधों में मजबूत सामाजिक एकीकरण और समावेशिता को बढ़ावा दे सकता है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाना, समलैंगिक विवाह को दो समान लिंगों के मध्य यौन संबंधों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने के बारे में लंबे समय से बहस और चर्चा चल रही है। समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क क्या है? विवाह की धार्मिक परिभाषा, यह दो विषम लिंगों यानी कि पुरुष और महिला के मध्य संबंधों तक सीमित है। विधायी स्वीकृति, विवाह करने का अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि यह राज्य के कानून के अधीन है। राज्य विवाह कब करना है, कितनी बार करना है, किससे करना है, तलाक कैसे लेना है और पशुता या अनाचार से संबंधित कानूनों जैसे मामलों को विनियमित करने में वैध हित का दावा कर सकता है। गोपनीयता का अधिकार, यौन अभिविन्यास या रुचियों का अधिकार गोपनीयता के अधिकार का एक हिस्सा है। हालांकि इसे विवाह तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक आवश्यक सार्वजनिक तत्व है। बच्चों को गोद लेने संबंधी समस्याएं, कई मतों के अनुसार समलैंगिक माता पिता सामाजिक भेदभाव का शिकार हो सकते हैं। इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लैंगिक शब्दावली, माता पिता पति पत्नी जैसे लैंगिक शब्दावलियाँ समलैंगिक विवाह में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क, यौन रुचियाँ निजता के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यौन संबंधों को निजता के अधिकार के तहत मूल अधिकार माना, जिससे कानूनी मान्यता देना सरकार का दायित्व है। धारा 370 की समाप्ति या निरसन, भारतीय दंड संहिता की धारा 370 की समाप्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों के अस्तित्व को मान्यता दी है। लिंग में कोई निरपेक्ष अवधारणा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लिंग परिवर्तन है और निरपेक्ष नहीं है, परिवर्तनशील है और निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह किसी के जननांगों से भी अधिक जटिल है। मानवीय गरिमा की मान्यता, विवाह केवल एक कानूनी बंधन नहीं बल्कि प्रेम और प्रतिबद्धता की सामाजिक मान्यता भी है। विवाह का अधिकार प्रदान न करना समलैंगिक व्यक्तियों की गरिमा और पहचान को कमज़ोर करता है। कानूनी और सामाजिक सुरक्षा, विवाह विरासत, गोद लेने, भरण पोषण, बीमा, पेंशन और निकटतम रिश्तेदार की समाज की स्थिति जैसे विधिक अधिकारों तक पहुंच प्रदान करता है। समलैंगिक युगल किसी मान्यता के बिना इन सुरक्षाओं से वंचित हैं। सामाजिक नैतिकता का विकास, संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक पूर्वाग्रह से ऊपर होना चाहिए। जनता के विचार धीरे धीरे समलैंगिक अधिकारों के पक्ष में परिवर्तित हो रहे हैं।
मुख्य रूप से युवाओं और शहरी आबादी के बीच आगे की राय क्या है? जन जागरूकता, समलैंगिक समुदायों के बारे में समानता और स्वीकृति को बढ़ावा देना, समान तटस्थ शब्दावली, अधिनियमों, कानूनों, उपनियमों में लिंग तटस्थ संदर्भ होना चाहिए। उदाहरण के लिए विशेष विवाह अधिनियम में पति और पत्नी शब्दों की जगह जीवन साथी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। कानूनी सुधार, समलैंगिक समुदाय की सामाजिक स्वीकृति और विवाह सुरक्षा के लिए यौन अभिविन्यास के बावजूद मानवाधिकारों और गरिमा को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सामूहिक प्रयास, समलैंगिक समुदायों के लिए केवल नीति या कानून बनाना तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक कि वे नीति या कानून निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल न हो या उसकी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने हेतु आवश्यक है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड ने हाल ही में लागू किए गए समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून के अनुसार राज्य में सभी लिव इन रिलेशन में रहने वाले युगलों का पंजीकरण अनिवार्य है, भले ही वे स्थायी निवासी हों या नहीं। इस कदम से राज्य रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र के तहत ऐसे संबंधों को औपचारिक निगरानी शुरू हो गई है। समान नागरिक संहिता की विशेषता क्या है? समान नागरिक संहिता यूसीसी के प्रावधान है कि विषम लैंगिक युगलों को अपने लिव इन रिलेशनशिप को शुरू करने और ख़त्म करने के बाद आधिकारिक रूप से पंजीकरण कराना होगा। ये रिकॉर्ड स्थानीय पुलिस स्टेशन में रखे जाएंगे। कानून में उन मामलों में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल है जहां संबंधित पुरुष युगल उन्हें छोड़ देता है। पंजीकृत रिश्ते का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर 6 महीने तक के कारावास की सजा हो सकती है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसी विधियों गोपनीयता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, विशेष रूप से सहमति से बने यौन संबंधों के मामले में। भारत में लिव इन रिलेशनशिप का कानूनी संदर्भ। भारत में वर्तमान में लिव इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कानूनों का अभाव है। फिर भी न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से ऐसी व्यवस्थाओं को स्वीकार किया और निर्देश जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय के उल्लेखनीय निर्णय क्या हैं? बद्री प्रसाद बनाम उप निदेशक, समेकन 1978। न्यायालय ने दीर्घकालिक सहवास को विवाह के रूप में मान्यता दी है, बशर्ते कि जीवन साथी कानूनी उम्र और आपसी सहमति जैसे मानदंडों को पूरा करते हों। ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य 2018। न्यायालय ने माना कि घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले साथी कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं। भारत मठ बनाम आर विजय रंगनाथन 2010। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को कानूनी रूप में वैध और पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए पात्र माना गया है। इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा 2013। न्यायालय ने कहा कि 2 अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से सहवास कानून का उल्लंघन नहीं है। विवाह संस्था पर लिव इन रिलेशनशिप का प्रभाव, स्वायत्तता और विकल्प। लिव इन व्यवस्था को प्रायः ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है जो पारंपरिक वैवाहिक मानदंडों से मुक्ति चाहते हैं, विशेष रूप से उनसे जो पारिवारिक संस्थागत विवाह संबंधी रीति रिवाज द्वारा बाध्यकारी रूप से आरोपित किए। प्रतिबद्धता मानदंडों में बदलाव। प्रतिबद्धता की आधुनिक व्याख्याएं संस्थागत विवाह की बजाय भावनात्मक अंतरंगता और आपसी समझ पर अधिक जोर देते हैं। अनुकूलता के लिए परीक्षण। यह युगलों को विवाह का निर्णय लेने से पहले अनुकूलता का आकलन करने और अपेक्षाओं का प्रबंधन करने का अवसर प्रदान करता है। कानूनी और सामाजिक टकराव। न्यायिक समर्थन के बावजूद भारतीय समाज के कई हिस्सों में लिव इन रिलेशनशिप विवादास्पद बने हुए हैं, जो स्थापित मानदंडों को चुनौती देते हैं, हर कानूनी स्पष्टता की मांग को सकते हैं।
अंतरपीढ़ीगत तनाव ऐसे रिश्तों की स्वीकृति प्रायः सांस्कृतिक और पारिवारिक संघर्षों को जन्म देती है। विशेष रूप से अधिक रूढ़िवादी या पारंपरिक समुदायों में वित्तीय व्यवहारिता, तलाक और संपत्ति विभाजन के आर्थिक प्रभावों के बारे में चिंता के साथ कुछ व्यक्ति लिव इन व्यवस्था को अधिक लचीला और कानूनी रूप से कम बाध्यकारी पाते हैं। परिवार समाजशास्त्री निमकोफ ने परिवार को पति पत्नी के बच्चों के साथ या उसके बिना या अकेले पुरुष या महिला को बच्चे के साथ या ज़्यादा टिकाऊ संबंध के रूप में परिभाषित किया है। यह पहला और सबसे तात्कालिक सामाजिक वातावरण है जिसमें एक बच्चा परिचित होता है। कोई भी अन्य सामाजिक संस्था इससे अधिक सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय नहीं होती है। परिवार की विशेषताओं में सार्वभौमिकता। परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक इकाई है क्योंकि यह व्यक्ति और समाज के लिए कई अपरिहार्य कार्य करता है। सामाजिक रूप में स्वीकृत संबंध। एक परिवार पति पत्नी संतानोत्पत्ति की अपेक्षा हेतु सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन संबंधों को से जन्म लेता है। सामाजिक मानदंड। परिवार में सामाजिक नियमों विनियमों का पालन किया जाता है। पारिवारिक अंतरक्रियाएं अंतर संबंध सामाजिक और कानूनी मानदंडों द्वारा नियंत्रित होते हैं। साझा आवास। जीवित रहने के लिए परिवार को एक घर या साझा आवास की आवश्यकता होती है। यह बच्चे पैदा करने और उसका पालन पोषण करने की आवश्यक होता है। भावनात्मक समर्थन। परिवार व्यक्ति को मजबूत भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। जहां सदस्य भावनात्मक रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वे एक दूसरे को प्रेम, देखभाल, सुरक्षा प्रदान करते हैं और परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग हेतु तत्पर रहते हैं। नातेदारी नामकरण। प्रत्येक परिवार एक नाम और अपना नामकरण होता है, चाहे वह पुरुष या महिला वंश के माध्यम से हो, जिसका उपयोग वंश का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। परिवार के कार्य। प्रजनन या संतानोत्पत्ति। बच्चों को पैदा करना, उनका पालन पोषण परिवार के सबसे आवश्यक कार्यों में से एक है। आश्रय प्रदान करना। परिवार अपने सदस्यों को आराम, सुरक्षा, स्थान और शांति प्रदान करता है। सामाजिकरण। परिवार सामाजिकरण प्रदान करने वाली पहली संस्था है। आर्थिक कार्य। परिवार उत्पादक इकाई से अधिक उपभोग करने वाली इकाई बन गई है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सदस्य आय अर्जन करने में लगे हुए हैं। शैक्षिक कार्य। परिवार बच्चों को सामाजिक अभिरुचि और आदतों का बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करता है जो सामाजिक जीवन में भाग लेने के लिए आवश्यक है। धार्मिक कार्य। परिवार धार्मिक प्रशिक्षण, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति और अगली पीढ़ी को धार्मिक विरासत सौंपने का केंद्र है। संयुक्त परिवार प्रणाली के लाभ। संयुक्त परिवार प्रणाली के दोष क्या हैं? संयुक्त परिवार प्रणाली के लाभ में आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करता है। संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को भोजन, कपड़े, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है। श्रम विभाजन का लाभ। परिवार के प्रत्येक सदस्य को श्रम विभाजन का लाभ दिया जाता है। सामाजिक बीमा। संयुक्त परिवार वृद्ध, बीमार, असमर्थ लोगों के लिए सामाजिक बीमा काम करते हैं। सामाजिक नियंत्रण में मदद करता है। अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखकर व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों को पारिवारिक हितों के अधीन रखना सिखाया जाता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। संयुक्त परिवार में सामंजस्यपूर्ण परिदृश्य निर्मित कर सामाजिक एकजुटता के विकास में योगदान देता है। संयुक्त परिवार प्रणाली के दोष क्या हैं? व्यक्तित्व के विकास में बाधा। परिवार के उम्र में बड़े लोग ज़्यादातर जिम्मेदारियां उठाते हैं और छोटों को ज़रूरत से ज़्यादा संरक्षण दिया जाता है। इस प्रकार यह अपने सदस्यों को साहस, आत्मनिर्भर, मेहनत आदि गुणों को विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं प्रदान करता है। आलस्य को बढ़ावा देता है। संयुक्त परिवार को आलसी लोगों का घर कहा जाता है। चूँकि परिवार के सभी सदस्यों को जीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने का आश्वासन दिया जाता है, इसलिए कोई भी उत्पादक गतिविधि में ज़्यादा रुचि नहीं लेता है।
महिलाओं की स्थिति कमज़ोर करना। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में महिलाओं की भूमिकाएं केवल गौण होती है। उन्हें अपनी अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। परिवार संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम का प्रभाव। कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम का चलन व्यापक हो गया है, जिससे परिवारों के दैनिक संपर्क का तरीका बदल गया है। वर्क फ्रॉम होम से परिवार के साथ बिताने वाले समय में वृद्धि होती है, भावनात्मक जुड़ाव और समर्थन बढ़ता है। माता पिता बच्चों की शिक्षा, घरेलू कार्यों में अधिक भागीदारी कर सकते हैं, जिससे कार्य जीवन संतुलन में सुधार होता है। कार्य और व्यक्तिगत जीवन की सीमाएं धुंधली होने से संघर्ष और तनाव पैदा हो सकता है। लगातार उपस्थिति से गोपनीयता की कमी आती है, जिससे ध्यान भटकता है और संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए कार्यस्थल को लेकर दंपति में बहस, माता पिता के घर पर होने के बावजूद बच्चों का उपेक्षित महसूस करना। प्रभाव समय, स्थान, संचार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर निर्भर करता है। स्पष्ट सीमाएं और आपसी सम्मान रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। खराब प्रबंधन से वर्क फ्रॉम होम के दौरान पारिवारिक संघर्ष बढ़ सकता है। भारतीय परिवार में संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन। एकल परिवार, पारंपरिक बड़े आकार के संयुक्त परिवार जो एक सामाजिक आर्थिक इकाई में भी हैं, अब छोटे आकार के एकल परिवार द्वारा प्रतिस्थापित हो गए हैं। शहरीकरण और आधुनिकीकरण ने इस प्रवृत्ति को और मजबूत बना दिया है। नव स्थानीय निवास। औद्योगिक शहरीकरण के कारण नव स्थानीय निवास तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जिसमें विवाहित युगल अपने कार्यस्थल के निकट रह पाते हैं। विधायी उपाय। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे विधायी उपायों ने पारिवारिक संबंधों, संरचना और स्थिरता को प्रभावित किया है। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता। महिलाएं अब विभिन्न भूमिकाओं में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। पश्चिमी मूल्यों का प्रभाव। आधुनिक विज्ञान, बुद्धिवाद, व्यक्तिवाद, समानता, स्वतंत्र जीवन, लोकतंत्र और महिलाओं की स्वतंत्रता जैसे मूल्य ने भारतीय पारिवारिक व्यवस्था को बदल दिया है। परिवार की परिवर्तनशील प्रकृति। करियर और पेशेवर विकास पर बढ़ते ध्यान के साथ एक परिवार महज एक सप्ताहांत परिवार बन गया है, जिसके तहत परिवार के लोग केवल सप्ताहांत में मिल पाते हैं। भारतीय समाज में परिवार के रूप क्या हैं? एकल परिवार। बढ़ते शहरीकरण और व्यक्तिवाद के साथ एकल परिवार, जिसमें माता पिता और उसके बच्चे शामिल होते हैं, प्रमुख पारिवारिक संरचना बन गई है। खासकर शहरी और मध्यम वर्गीय परिवेशों में एकल अभिभावक परिवार, तलाक, मृत्यु, अलगाव, इच्छा के कारण एकल अभिभावक परिवार का उदय हुआ है। यहाँ या तो माता या पिता स्वतंत्र रूप से बच्चे का पालन पोषण करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप। बिना विवाह के साथ रहने का विकल्प चुनने वाले जोड़े एक उभरते हुए परिवार का प्रकार बनते हैं, विशेष रूप से महानगरीय क्षेत्रों में, जिसे कुछ अधिकारों के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। ऐसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण। समलैंगिक परिवार। यद्यपि भारत में समलैंगिक विवाह को अभी तक कानूनी मान्यता नहीं मिली है, फिर भी कई समलैंगिक जोड़े एक साथ रहते हैं और परिवार बनाते हैं। कभी कभी कानूनी रूप से अस्पष्ट क्षेत्र में गोद लेने या सरेगसी के माध्यम से बच्चों का पालन पोषण करते हैं। निसंतान परिवार। कुछ दंपति अपनी इच्छा से निसंतान रहना चुनते हैं और अपना ध्यान कैरियर, व्यक्तिगत विकास या पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं पर केंद्रित करते हैं। इस पारंपरिक धारणा को चुनौती देते हुए संतानोत्पत्ति पारिवारिक जीवन का केंद्र बिंदु है। शहरी स्वरूप में विस्तारित परिवार। जबकि पारंपरिक
जबकि पारंपरिक संयुक्त परिवारों का चलन कम हो रहा है। कई एकल परिवार अभी भी विस्तारित नातेदारी के साथ घनिष्ठ संबंध और पारस्परिक निर्भरता बनाए रखते हैं, विशेष रूप से बच्चों की देखभाल और भावनात्मक समर्थन के लिए। मिश्रित या सौतेले परिवार पुनर्विवाह के कारण सौतेले माता पिता, सौतेले भाई बहन या सौतेले भाई बहनों वाले मिश्रित परिवार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि सांस्कृतिक संवेदनशीलता के कारण अभी भी एक सामान्य नहीं है। लंबी दूरी के परिवार, अंतर्राष्ट्रीय परिवार, शिक्षा, नौकरी के लिए प्रवास के कारण पारिवारिक भौगोलिक रूप में अलग हो जाते हैं, लेकिन डिजिटल संचार और लगातार यात्राओं के माध्यम से आभासी संबंध बनाए रखते हैं। पालक और दंतक परिवार, बढ़ती सामाजिक जागरूकता और कानूनी सुविधा जैसे CARA दिशानिर्देशों के माध्यम से कारा के निर्देशों के माध्यम ने कानूनी सुविधा ने पालक देखभाल और गोद लेने को अधिक सामान्य बना दिया है, जिससे गैर जैविक लेकिन भावनात्मक रूप से संबंधित परिवार एक इकाई बन गई है। भारत में प्रजातियां। नेग्रेडो भारत में सबसे पहले आने वाले, विशेष रूप से दक्षिण के छोटे प्रांतों में पाए जाने वाले अंगामी, नागा और राजमहल पहाड़ियों के बागड़ी में रहते हैं। नेग्रेडो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मध्य और दक्षिणी भारत के कई पृथक और अर्ध पृथक भागों में निवास करने वाली अधिकांश जनसंख्या, उदाहरण के लिए मध्य जनजाति, भील, मुंडा, संथाल और हो जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। मंगोलाइड मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उदाहरण के लिए गारो, खासी, जैंतिया, चकमा आदि जनजातियाँ। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए हैं, जो मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा संस्कृति से संबंधित हैं। ये दक्षिण भारत में केंद्रित हैं। नॉर्डिक, ये अधिकांशतः प्रवास करने वाली जनजातियाँ हैं, जो मुख्य रूप से आर्य भाषा बोलते हैं और उत्तर पश्चिमी भाग में केंद्रित हैं। पश्चिमी ब्रेसिफेल्स, इन्हें आगे 3 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है: अल्पनाइड, दिनारिक और आर्नेमाइड। ब्रेफिसेल्फ के उदाहरण में कुर्मिश और पारसी हैं। भारत में जनजातियाँ। पारंपरिक सभ्यता में जनजाति सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक संबंधों के साथ साथ समान संस्कृति और बोली से जुड़े परिवारों के बिना एक सामाजिक विभाजन है। भारतीय संविधान अनुसूची 5 के तहत जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है। हिमालय क्षेत्र में गद्दी जनजाति, जौनसारी जनजाति, नागा जनजाति, मध्य भारत में मुंडा और संथाल जनजाति, पश्चिम भारत में भील और गरासिया जनजाति, दक्षिण भारतीय क्षेत्र में टोडा और चेचू जनजाति, अंडमान निकोबार में जारवा, ओरेंगेस, सेंटेनेलीज, सोम्पेन जनजाति। महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में जनसंख्या 8.6% है। भारत में 700 से अधिक जनजातीय समूह हैं, जिसमें लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं। भील भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। सबसे अधिक जनजाति समुदाय 62 उड़ीसा में पाए जाते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में आदिवासियों के प्रयासों की मान्यता देने पर केंद्रित है, और यह बिरसा मुंडा की जयंती भी है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 45% आदिवासी परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। बजट 2023-24 में जनजाति कार्य मंत्रालय के लिए कुल परिव्यय 12,461.88 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष में संशोधित अनुमान 7,301 करोड़ रुपए से 70.69% अधिक है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 342(1), अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद
335 अनुच्छेद 338A 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची है। भारत में आदिवासियों से संबंधित आयोग में देवहर समिति 1960 में बनी, लोकपुर समिति 1965 में बनी, भूरिया आयोग 2002 से 2004 तक रहा, शासन समिति 2013 में बनी। कानूनी प्रावधान जनजातियों के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, पंचायत अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, जनजाति समाज में परिवर्तन, औद्योगिकरण, बड़े उद्योगों ने लोगों को विस्थापित किया लेकिन उन्हें मजदूर के रूप में रोजगार भी प्रदान किया। बाजार उत्पादन, बाजार अर्थव्यवस्था ने जनजाति लोगों को अपनी ज़रूरतों की बजाय बाजार के लिए उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। स्वदेशी ज्ञान का व्यवसायीकरण, आदिवासी स्वदेशी ज्ञान का व्यवसायीकरण किया गया है जिससे उनके आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जैसे कोविड के दौरान गिलोय की गोलियों का उत्पादन, बाहर जाने वाले के लिए मजबूर होना, वनों के कम होने के कारण आदिवासियों को अपने प्राकृतिक आवास से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आजीविका से वंचित आदिवासी लोगों को अपनी ज़मीन अधिक अनुभवी कृषक और उद्योगों को देने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार उनकी आजीविका समाप्त हो गई। जाति प्रथा या व्यवस्था, जाति व्यवस्था या जाति प्रथा। जाति एक वंशानुगत अंतर्विवाही समूह है जिसका एक समान नाम, व्यवसाय, संस्कृति, रोजगार भी प्रदान और स्थिति होती है जो गतिशील स्थिति की विशेषता और एकल समरूप समुदाय के निर्माण के मामले में अपेक्षाकृत कठोर होती है। यह शब्द एक व्यापक संस्थागत व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसे भारतीय भाषाओं में दो अलग अलग शब्दों से संदर्भित किया जाता है। वर्ण व्यवस्था समाज को 4 विभागों में विभाजित करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जबकि जाति एक सामान्य शब्द है जो प्रजातियों को संदर्भित करता है। जाति समूह का इतिहास क्या है? प्राचीन युग में जाति व्यवस्था मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। ऋग्वेद के अनुसार समाज 4 श्रेणियों में विभाजित है जिसे वर्ण के रूप में जाना जाता है। वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शामिल है। औपनिवेशिक काल राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रमुख दृष्टिकोण जाति को एक सामाजिक बुराई के रूप में मानना था, लेकिन दूसरी ओर महात्मा गांधी जैसे नेता तथाकथित सबसे निचली जाति हरिजन के उत्थान के लिए कार्यरत थे। उत्तर औपनिवेशिक काल में 1901 की जनगणना जिसमें सामाजिक पदानुक्रम के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया। भू राजस्व समझौते के उच्च वर्गों के जाति आधारित अधिकारों को कानूनी मान्यता दी जो आधुनिक अर्थों में भूस्वामी बन गए। जाति व्यवस्था की विशेषता क्या है? समाज का विभाजन। जाति जन्म से प्राप्त होती है और इसे बदला या छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन समाज द्वारा निष्कासन से कोई भी व्यक्ति जाति से बाहर हो सकता है। सजाति विवाह अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करने का सिद्धांत है। ये जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौलिक है। वंशानुगत व्यवस्था, जातियाँ पारंपरिक रूप से व्यवसायों से जुड़ी हुई थी जिससे व्यवसाय वंशानुगत हो गए। अस्पृश्यता, यह सामाजिक रीति रिवाजों के कारण एक समूह को बहुसंख्यकों से अलग करने का कार्य है जो अछूतों को अशुद्ध और प्रदूषित मानते हैं। पदानुक्रम, जातियाँ हमें पदानुक्रम का एक मौलिक सामाजिक सिद्धांत सिखाती हैं जिसे आदेश की एक सीढ़ी द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए उच्च जाति के ब्राह्मण, निम्न जाति के दलित। नागरिक और धार्मिक अयोग्यताएं, तथाकथित शुद्धता अथवा पवित्रता को बनाए रखने के लिए जाति समूहों का संपर्क, पोशाक, भाषण, खान पान, अनुष्ठानों संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन, अंतर्जातीय विवाह में वृद्धि,
आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के कारण हाल के वर्षों में पश्चिमी मॉडल पर अंतर जाति विवाह अधिक सामान्य हो गए हैं। ब्राह्मण वर्चस्व में गिरावट, धर्मनिरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप ब्राह्मणों के सामाजिक वर्चस्व में कमी आई है। उन्होंने समाज में पारंपरिक सम्मान और प्रतिष्ठा खो दी है। सहभोजिता में परिवर्तन, लोग अब अपने मूल स्थान तक सीमित नहीं हैं। प्रवास के कारण भोजन संबंधी पारंपरिक आदतों को बनाए रखना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। व्यावसायिक परिवर्तन, जाति आधारित समाज में व्यवसाय वंशानुगत थे। हालांकि आधुनिकीकरण के साथ जाति व्यवस्था की कठोरता में कमी आई है, जिससे व्यावसायिक परिवर्तन हुए हैं। मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवस्था के भीतर जातियों के बारे में लोगों की भावनाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, जिनका संबंध व्यवस्था के अपने निर्धारित प्रतिरूप और अधिकार क्षेत्र में विश्वास की कमी से है। जाति व्यवस्था की वापसी, राजनीति और जातिगत गठजोड़ के कारण समाज में जातिगत पहचान प्रमुखता प्राप्त कर रही है। यह वोट बैंक की राजनीति एक साधन बन गया है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक में संस्कृतिकरण, निम्न जाति पदानुक्रम में उच्च स्थान का दावा करने के लिए उच्च जातियों के अनुष्ठानों, प्रथाओं जैसे शाकाहार और मद्य निषेध को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती हैं। पश्चिमीकरण, शिक्षा, खान-पान, पहनावे, तौर तरीके में प्रगति के कारण लोगों में पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया है। औद्योगिकरण और शहरीकरण, औद्योगिक कस्बों और शहरों के विकास तथा जातिगत नियमों में सरलता के कारण प्रवासन में वृद्धि हुई है। जाति और राजनीति, चुनावों और सत्ता के बल पर तथाकथित निम्न जाति को सशक्त बनाया गया है, जिससे उन्हें अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजनीति में जाति एक प्रमुख कारक बन गई है। विधायी उपाय क्या हैं? समाज के हाशिए पर व्याप्त वर्गों की सुरक्षा, अस्पृश्यता उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कानून लाए गए हैं। आधुनिकीकरण ने जाति व्यवस्था को उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कसंगत दृष्टिकोण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, उच्च जीवन स्तर और व्यापक दृष्टिकोण के कारण अधिक लचीला बना दिया है। प्रमुख जातियों का उदय, प्रमुख जातियाँ मुख्य शक्ति धारक हैं। उन्हें व्यापक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शक्ति हासिल कर ली है, जो अपने क्षेत्रों में प्रमुख बन गई हैं। उदाहरण के लिए जाट, यादव, मराठा आदि। वर्तमान जाति व्यवस्था में विरोधाभास है। जाति व्यवस्था कमजोर होना, पदानुक्रम संरचना में परिवर्तन, धर्मनिरपेक्षता के कारण शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित जाति पदानुक्रम कमजोर हो गया है। जजमानी प्रणाली का विघटन, जजमानी प्रणाली में वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान शामिल था, जिसमें प्रत्येक जाति व्यावसायिक विशेषता के आधार पर अपना योगदान करती थी। पारंपरिक रूप में स्थापित व्यावसायिक प्रणालियों में व्यवधान, वैश्वीकरण और सेवा क्षेत्र में उदय के कारण जाति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, जाति और जनजाति, जातिगत रीति राजनीति के प्रचलन के परिणामस्वरूप समाज के वंचित और हाशिए पर व्याप्त वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण ने लोकतंत्र में निचली जातियों के प्रतिनिधित्व को अवसर दिया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्यवाही, शिक्षा और नौकरी में जाति आधारित आरक्षण के प्रावधान ने जातिगत पहचान को मजबूत किया है। जाति और अस्पृश्यता संबंध और व्यवहार, जाति पदानुक्रम व्यवस्था के रूप में भारतीय समाज लंबे समय से जन्म और व्यवसाय के आधार पर पदानुक्रम समूहों में विभाजित रहा है, जिसे पारंपरिक रूप में 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित या अवर्ण। अवर्ण इस व्यवस्था से बाहर हैं। जाति पदानुक्रम के भीतर अस्पृश्यता इस विश्वास में उपजी है कि कुछ समुदाय अशुद्ध कार्य जैसे हाथ से मैला ढोना या दाह संस्कार करते हैं, जो अछूत या अस्पृश्य हैं। इन समूहों को गंभीर सामाजिक
बहिष्कार, सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों, शिक्षा और जल स्रोतों से वंचन का सामना करना पड़ा है। धार्मिक और सामाजिक औचित्य, मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों ने जातिगत शुद्धता के मानदंडों को मजबूत किया, जिसमें उच्च जाति को निचली जातियों के साथ संपर्क से बचाना था, जिससे अस्पृश्यता को संस्थागत रूप दिया गया। जाति आधारित व्यवसाय और आनुवंशिकता व्यवसाय जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे तथा कथित निम्न रोजगार कुछ जातियों को ही सौंपे जाते थे। इस वंशानुगत व्यवस्था ने बहिष्कार और सामाजिक प्रतिगामिता को मजबूत किया है। विधिक उन्मूलन के बाद भी विद्यमान, हालांकि संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानूनों द्वारा इसका समर्थन किया गया। फिर भी छुआछूत और जातिगत पूर्वाग्रह के रूप में फैले हुए हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। धार्मिक बहुलवाद, संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष संरक्षित प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म या आस्था का स्वतंत्र रूप में पालन, प्रचार, स्वीकार और प्रसार करने का अधिकार है। भारत में धार्मिक विविधता, बहुलवादी धार्मिक परिदृश्य। भारत विश्व के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का निवास स्थान है। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का व्यापक रूप में पालन किया जाता है, जिससे भारत विश्व के सर्वाधिक धार्मिक रूप में विविध देशों में से एक बन गया है। स्वदेशी और विदेशी धर्म, भारत 4 प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम और ईसाई जैसे धर्म बाहर से आए हैं, लेकिन भारत में उसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें और बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 28 से अनुच्छेद 28 तक, और भारत को एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, जो धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के बिना सभी धर्मों के लिए समान सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्षेत्रीय धार्मिक प्रतिरूप, धार्मिक समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश राज्यों में हिंदू धर्म समुदाय प्रमुख है। हिंदू धर्म अधिकांश राज्यों में प्रमुख है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर में इस्लाम की प्रमुख उपस्थिति है। केरल, गोवा, पूर्वोत्तर भारत में ईसाई धर्म प्रमुख है। सिख धर्म पंजाब में केंद्रित है। अंतर धार्मिक सहअस्तित्व, भारत में समन्वयकारी परंपराएं जैसे भक्ति और सूफी आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा, जो धर्मों के बीच सद्भाव पर जोर देता है। हालांकि सांप्रदायिक तनाव ने कभी कभी इस सहअस्तित्व को बाधित किया है। त्यौहार और सार्वजनिक जीवन, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती जैसे और गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों के उस समय धार्मिक विविधता दिखाई देती है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और विभिन्न समुदायों द्वारा मनाया जाता है। बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद एक सामाजिक राजनीतिक अवधारणा है, जो एक ही समाज या राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृतियों, जिसमें विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातीयता और परंपराएं शामिल हैं, के सहअस्तित्व को संदर्भित करती है। यह आपसी सम्मान, सहिष्णुता, मतभेदों पर बल देता है, जिससे व्यक्तियों को सार्वजनिक जीवन में समान रूप से भाग लेते हुए अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की अनुमति मिलती है। बहुसंस्कृतिवाद अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को मान्यता देकर और उन्हें भेदभाव से बचाकर समावेशिता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। बहुसांस्कृतिक समाज में विविधता को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जो राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने को समृद्ध करती है। भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है, जो विचारों, विश्वास, आस्था की बहुलता में विश्वास करता है। यह भारतीय संस्कृति को समृद्ध करता है और विविधता को बढ़ावा देता है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि
जीवंत समुदाय हैं जो एक साथ समावेशन को बढ़ावा देते हुए देश की प्रगति में योगदान देते हैं। इस विशाल विविधता के बीच एकता को सुनिश्चित करते हुए संतुलन बनाना हमेशा एक राष्ट्र के लिए एक चुनौती है। बहुसंस्कृतिवाद और बहुसंस्कृतिवाद एक संतुलन को निर्मित करने हेतु प्रमुख उपाय हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुलवाद क्या है? भारत में बहुलवाद एक ऐसा समाज निर्मित करने का प्रयास करता है जहां सभी समूहों का एक समान स्थिति थोपे बिना सभी आगत एकीकृत हो। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुसंस्कृतिवाद क्या है? बहुसंस्कृतिवाद अन्य संस्कृतियों और धर्मों के प्रति सम्मान सहिष्णुता प्रदर्शित करने का एक प्रतीक है जो जीवन के हर क्षेत्र में विभिन्न पहचानों को व्यक्तिगत करने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान इसके संरक्षण हेतु मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सभी धार्मिक त्योहारों पर राष्ट्रीय अवकाश। बहुभाषी समाज के रूप में भारत स्वतंत्रता के बाद के युग में भाषाई विविधता के कारण राज्यों का भाषाई पुनर्गठन हुआ। संविधान ने 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी है। भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला को मिला हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 प्रमुख बोलियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 123 भाषाएं हैं, जिसमें से 30 भाषाएं 10 लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। भारतीय जनभाषा सर्वेक्षण ने 780 भाषाओं की पहचान की है, जिसमें 50 पिछले 5 दशक में विलुप्त हो गई। मुख्य मुद्दे और चुनौतियाँ क्या हैं? क्षेत्रवाद और संकीर्णता में वृद्धि। एक राज्य में विविध भाषाई समूह के लोग अपने स्वयं के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे संकीर्णता की भावनाएं बढ़ती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी वर्चस्व। राष्ट्रीय भावना का क्षरण। भाषाई और क्षेत्रीय प्रथाओं के कारण राष्ट्रीय भावना का क्षरण होता है, जिससे संप्रभुता को खतरा होता है। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। भाषा संबंधी समस्याओं के कारण भाषाई सीमा पर तनाव पैदा हो गया है। उदाहरण के लिए गोवा के लोग कोंकणी और मराठी भाषा के कारण भाषा के आधार पर विभाजित हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। भाषावाद के कारण कुछ राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल और सरकारों का गठन हुआ है, जैसे तमिलनाडु की DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अलग राज्यों की मांग। राजनेता स्वार्थी उद्देश्यों के कारण राज्यों को भाषाई आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। हिंदी भाषा का मुद्दा। भाषा मानकीकरण। हिंदी में कई बोलियां, क्षेत्रीय विविधताएं हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकृत करना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप संचार में कठिनाई होती है। गैर अनुकूलनशीलता। गैर हिंदी राज्य हिंदी भाषा के प्रति अनुकूल नहीं है, जिससे कई बार हिंदी और गैर हिंदी राज्यों के बीच संघर्ष पैदा हो जाती है। भाषा परिवर्तन और अंग्रेजी का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी तेजी से लोकप्रिय हो गई है, जिससे संचार की प्राथमिक भाषा के रूप में हिंदी से दूरी बनी है। परिणाम स्वरूप हिंदी भाषा के संरक्षण और संवर्धन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तकनीकी अनुकूलन। हिंदी भाषा के प्रयोग को समर्थन देने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे और उपकरण का विकास एवं रखरखाव इसके निरंतर विकास और पहुंच के लिए आवश्यक है। भाषा और पहचान की राजनीति। भाषा एक संवेदनशील विषय हो जा सकता है, जो राजनीतिक आंदोलन और भाषा अधिकारों संबंधी विवाद के कारण तनाव और संघर्ष का कारण बन सकता है। इसे प्रायः लोगों का शोषण करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में विविधता का अर्थ है एक दूसरे से भिन्न अलग अलग विशेषताओं, गुणों या तत्वों से बना हुआ है। भारत विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, कला और संस्कृतियों का एक मिश्रण है। यह एक बहुधार्मिक, बहुनस्ली, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषाई देश है, जिसमें
विदेशी आक्रमण के बावजूद अपनी एकता और सामंजस्य को बनाए रखा है। विविधता में एकता वाक्यांश भारत की मूल प्रकृति को प्रदर्शित करता है। भारत में विविधता के विभिन्न रूप हैं। भौगोलिक विविधता, एक विशाल देश जिसका क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी विविध स्थलाकृति में शुष्क मरुस्थल, सदाबहार वन, समुद्र तट के साथ बर्फीले हिमालय और उपजाऊ मैदान भी हैं। धार्मिक विविधता, भारत विविधताओं का देश है। यह विविधता धर्म के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। भारत एक बहुधार्मिक देश है जिसमें हिंदू 79.9%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.32%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.6%, जैन 0.41% शामिल हैं। भाषा, भारत को बाबेल का वास्तविक टावर कहा जाता है और A.R. देसाई के अनुसार भारत भाषाओं का संग्रहालय प्रस्तुत करता है। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने 780 भाषाओं की पहचान की, जिसमें 50 पिछले 5 दशक में विलुप्त हो गईं। सांस्कृतिक विविधता, भारत संस्कृतियों की बहुलता और विविधता के साथ सबसे विविध समाजों में से एक है, जो इसे विश्व में सबसे बड़े बहुसांस्कृतिक समाज के रूप में चिन्हित करता है। जातिगत विविधता, स्तरीकरण के एक रूप में जाति भारतीय समाज की विशेषता है। इसे बंद वर्ग आधारित व्यवस्था का चरम रूप कहा जाता है। सामाजिक पदानुक्रम में व्यक्तियों की स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। प्रजाति विविधता, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में भारत में होने वाला प्रवास इसके निवासियों की एक समान प्रजाति या नस्ली संरचना के अभाव के पीछे मुख्य कारण है। भारत को सही अर्थों में प्रजातियों और जनजातियों का मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। भारत में विविधता के बीच एकता संबंधी कारक क्या है? भौगोलिक कारक, भारत अपनी अलग निश्चित प्राकृतिक सीमा है। राष्ट्र को मोटे तौर पर हिमालय, उत्तरी मैदान, दक्कन पठार, पश्चिमी पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान आदि में विभाजित किया जा सकता है। संवैधानिक पहचान, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक चाहे उनकी लिंग, आयु, वर्ग, जाति, धर्म कुछ भी हो, एक समान मूल अधिकारों के हकदार हैं। अंतर्जातीय गतिशीलता, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है तथा जनता में सामुदायिकता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। धार्मिक सह-अस्तित्व, भारत के लोग धार्मिक सिद्धांत और नियमों से बहुत प्रभावित हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धर्म और आचरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित की सुरक्षा और शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक सद्भाव को प्रोत्साहित करता है। सांस्कृतिक एकता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अपनी भिन्न विशेषता है। इस तथ्य के बावजूद कि कुछ लोग अलग अलग भाषाएं और परंपराएं पालन करते हैं, फिर भी देश के साहित्य, दर्शन, परंपराओं में एक मौलिक एकता देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए गणतंत्र दिवस का उत्सव, मेले और त्यौहार, चूँकि पूरे देश के लोग इन्हें अपने क्षेत्रीय रीति रिवाज के अनुसार मनाते हैं, इसलिए ये एकता को भी बढ़ावा देते हैं। जैसे कुंभ मेला। भावनात्मक एकता, खेल और फिल्में पूरे देश में एकता के कारण के रूप में कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी भारत में दक्षिण भारत की फिल्मों की लोकप्रियता। भारत की एकता को संकट पहुंचाने वाले कारक क्या हैं? बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाएं, राष्ट्रीय हितों को दरकिनार करते हुए अपनी क्षेत्र विशेष के प्रति गहरी निष्ठा को राष्ट्रवाद कहते हैं। यह राष्ट्रीय हितों पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए पृथक विदर्भ क्षेत्र की मांग, विकास की कमी, असमान सामाजिक आर्थिक विकास, खराब आर्थिक नीतियां और परिणाम स्वरूप आर्थिक असमानताएं देश की एकता को और अधिक खतरे में डालती हैं। जैसे अविकसित क्षेत्रों में नक्सलवाद और जनजातीय हिंसा।
विभाजनकारी राजनीति, राजनेता चुनाव जीतने के प्रयास में जाति, धर्म जैसे विभाजनकारी पहलों का सहारा लेते हैं। इस तरह की ध्रुवीकरण वाली राजनीति से अल्पसंख्यकों के बीच हिंसा और अविश्वास और संदेह पैदा हो सकता है। जाति विविधता और मूल निवासी, रोजगार प्रतिस्पर्धा, संसाधन की कमी, पहचान के खतरे जैसे मुद्दे एवं जाति विविधता के कारण प्रायः विभिन्न जातीय समूहों के बीच संघर्ष होता है। जैसे 2023 में मणिपुर में जातीय संघर्ष, बढ़ती सांप्रदायिकता, अंतरधार्मिक विवाद न केवल विश्वास और भय पैदा करके दो समुदायों के मध्य संबंधों और वार्ता में बाधा डालते हैं, बल्कि वे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को भी खतरे में डालते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में सिख हिंदू विवाह, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर हुए दंगे